व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि तटस्थ वक्र किसे कहा जाता है और तटस्थ मानचित्र क्या होता है। हमने वहां विस्तार से डिस्कस किया था कि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोगों को बताता है जहां एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तटस्थ वक्र में सामान्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में वो यही पूछा जाता है तटस्थ वक्र क्या है और तटस्थ वक्रों की विशेषताएं बताइए। तो बहुत बार परीक्षा में बार बार रिपीट होता है कि तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि तटस्थ वक्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, पहली विशेषता, तटस्थ वक्र हमेशा दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है। अगर वस्तु एक ही है तो उसका अध्ययन हम मांग वक्र के अंतर्गत करते हैं, पर यदि वस्तुएं दो है तो मिनिमम जो होती है तटस्थ वक्र तभी संभव है जब दो वस्तुओं के संयोगों को बताता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो तटस्थ वक्र होता है IC1, आप देखेंगे यहाँ y वस्तु है y3, तो x वस्तु है x1, दो वस्तु का संयोग हो गया। अगर a की जगह हम b बिंदु पर आ जाए तो y वस्तु घटकर y2 हो गई, x वस्तु बढ़कर x2 हो गई, फिर दो वस्तु का संयोग है क्या। हम c बिंदु पर आ जाए तो x वस्तु बढ़कर x3 हो गई, y वस्तु घटकर y1 हो गई, और अगर हम d बिंदु पर आ जाते हैं तो x वस्तु x4 हो जाती है, y वस्तु y0 हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तटस्थ वक्र हमेशा दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। केवल एक वस्तु का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसका अध्ययन हम तटस्थ वक्र में नहीं कर सकते, उसका अध्ययन हमें मान विश्लेषण में करना पड़ेगा, क्योंकि तटस्थ वक्र का जो परिभाषा है वो ये है कि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोगों को बताता है जिसमें एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो पहली परिभाषा ये हुई कि ये दो वस्तुओं के संयोग को बताता है। दूसरी बात देखिए, तटस्थ वक्र का ढाल के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ढाल ऋणात्मक होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। सामान्य रूप से जो ढाल होते हैं वो चार प्रकार के ढाल होते हैं। एक धनात्मक ढाल होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक क्षैतिज होता है और एक लंबवत होता है। तो हम यहाँ देखिए चारों ढाल को देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि केवल ढाल जो है वो ऋणात्मक ही हो सकता है, इसके अलावा कोई भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। मैं यहाँ देखिए, अगर मान लेता हूं क्षैतिज ढाल है, हॉरिजॉन्टल ढाल है, तो यहाँ देखिए ये अगर तटस्थ वक्र होता A बिंदु और B बिंदु, यहाँ देखिए A बिंदु पर x वस्तु x1 है, B पर x2 है और इस पे y1 है। तो A बिंदु पर देखिए, A बिंदु पर y वस्तु OY1 है, x वस्तु OX1 है, यानी x वस्तु कम है, यानी मान लीजिए x वस्तु है, ये x वस्तु मान लीजिए रोटी और y वस्तु है मान लीजिए सब्जी। तो यहां देखिए सब्जी आपके पास 2 प्लेट है, रोटी 1 है, और रोटी अगर 3 है तो 3 वाले में ज्यादा संतुष्टि होगी, 1 में संतुष्टि कम होगी। यहां सब्जी उतनी की उतनी है 2 प्लेट, पर रोटी ज्यादा है तो इस थाली में ज्यादा संतुष्टि होगी। इसका मतलब संतुष्टि B में ज्यादा है A से, इसका मतलब ये तटस्थ वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि तटस्थ वक्र हमेशा वह वक्र होता है जो समान संतुष्टि को बताता है। पर यहाँ चूंकि B पे संतुष्टि ज्यादा है A से, इसलिए ये तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। अब आप देखिए, अगर मान लो लंबवत हो तो हम इसको देखते हैं, हॉरिजॉन्टल है क्या, ये तो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है क्या, ये देख रहे हैं। तो मान लीजिए ये स्थिति है, ये तटस्थ वक्र IC1, रोटी आपके पास 4 है, सब्जी 1 प्लेट है और सब्जी 3 प्लेट है। तो A बिंदु पर संतुष्टि कम होगी, B पर ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सब्जी ज्यादा है, रोटी तो बराबर है, पर इसमें सब्जी बहुत कम है, हो सकता है पूरी रोटी सब्जी से नहीं खा सकते, तो हम तीन जो सब्जी है वो वाली थाली लेंगे एक सब्जी वाली थाली के बजाय, यानी B पर संतुष्टि ज्यादा A से। तो यानी जो तटस्थ वक्र है, यहाँ देखिए, यहाँ x वस्तु x1 है, 4 रोटी है, ये y1 है और ये y2 है, तो यहाँ OX1 प्लस OY1 है और यहाँ रोटी उतनी की उतनी है पर सब्जी ज्यादा है, तो संतुष्टि B पर ज्यादा होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तटस्थ वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता और तटस्थ वक्र लंबवत भी नहीं हो सकता। अब देखिए, धनात्मक ढाल वाला हो सकता है क्या, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अगर ढाल धनात्मक होता है तो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ देखिए x वस्तु x1 है A बिंदु पर और y वस्तु y1 है। B पर जाएंगे तो x वस्तु भी ज्यादा मिल रही है और रोटी भी ज्यादा मिल रही है और सब्जी भी ज्यादा मिल रही है। तो यहां संतुष्टि है OX1 प्लस OY1 और यहाँ है OX2 प्लस OY2। तो B पर संतुष्टि ज्यादा है A की तुलना में, यानी संतुष्टि A और B पर बराबर नहीं है। और जब संतुष्टि बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तटस्थ वक्र नहीं है, क्योंकि तटस्थ वक्र की मूलभूत मान्यता क्या है कि तटस्थ वक्र वह वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि बराबर होती है। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ संतुष्टि B पर ज्यादा है, यहाँ पर भी B पर ज्यादा है, यहाँ पर भी B पर ज्यादा है। तो ये तीनों ही प्रकार के तटस्थ वक्र नहीं हो सकते हैं, केवल तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढाल वाला ही हो सकता है। ये देखिए, हम करके देखते हैं।
ये IC1। यहां देखिए x वस्तु थी x1, y वस्तु थी y2। ए से बी पर गए तो x वस्तु तो बढ़ी पर y घट गई। तो क्या हुआ कि x वस्तु के बढ़ने से संतुष्टि बढ़ी पर y के घटने से संतुष्टि घटी। तो कुल मिलाकर जितनी संतुष्टि बढ़ी उतनी ही घटी। इस कारण से a और b पर संतुष्टि बराबर होगी। इस कारण से हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक ही होता है। या कई जो किताब है उसमें यूं लिखा आएगा कि तटस्थ वक्र का ढाल ऊपर दाएं से नीचे बाएं की ओर होता है, क्योंकि देखिए ये दायां उल्टा हाथ है और ये सीधा हाथ है। तो ये भी लिखा हुआ आता है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऊपर दाएं से नीचे बाएं की ओर होता है, या हम इसको कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो दो चीज हमने कर ली। पहली चीज हमने कर ली कि तटस्थ वक्र दो वस्तु के संयोग को बताते हैं। दूसरी विशेषता हमने ये देखी कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तीसरी विशेषता देखिए, ऊंचा वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है। हम लिखने में ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आप देखिए ये तटस्थ वक्र है, ये x वस्तु है और ये y वस्तु है। अब देखिए ये तटस्थ वक्र नीचे IC1, तो यहां x वस्तु भी कम है और y वस्तु भी कम है। इससे ऊपर वक्र पर जाएंगे IC2 पर, तो इस पर x वस्तु भी ज्यादा है, y वस्तु भी ज्यादा है। और ऊपर जाएंगे IC3 पर, तो x वस्तु और ज्यादा मिलेगी और y वस्तु और ज्यादा मिलेगी। तो इसका मतलब a से b पर संतुष्टि ज्यादा है, b से c पर संतुष्टि ज्यादा है, क्योंकि a बिंदु पर जो संयोग है वो x वस्तु OX1 है, y वस्तु OY1 है। b पर जाएंगे तो x वस्तु OX2 है, y वस्तु OY2 है। c पर जाएंगे तो x वस्तु OX3 है, y वस्तु OY3 है। यानी जितना वक्र ऊंचा होगा x और y वस्तु उतनी ज्यादा होगी, तो संतुष्टि भी उतनी ज्यादा होगी। वक्र जितना नीचा होगा x और y वस्तु के संयोग उतने ही कम होंगे, तो संतुष्टि भी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र पर ऊंचा तटस्थ वक्र निचले वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को बताता है। इस पर संतुष्टि कम है, इससे और ज्यादा इस पर, इससे और ज्यादा इस पर। और तटस्थ वक्र अगर IC5 है तो इस पर और संतुष्टि ज्यादा होगी। यानी तीसरी विशेषता हुई कि तटस्थ वक्र पर, ऊंचे तटस्थ वक्र पर नीचे वाले तटस्थ वक्र की तुलना में संतुष्टि अधिक होती है। अगला देखिए चौथी हम विशेषताएं देखते हैं। इनके मध्य दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है। इनके मध्य दूरी बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये आप देखें, ध्यान रखना है, ये तटस्थ वक्र की विशेषता है। देखिए तटस्थ वक्र दो वस्तु IC1, x और y के लिए x वस्तु है, ये y वस्तु है। अब दूसरा बिल्कुल पास भी हो सकता है, तीसरा इससे दूर भी हो सकता है, चौथा इतना भी हो सकता है, पांचवा बिल्कुल इसके पास भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है वस्तु के संयोग कैसे हैं। एक घर में छोटा बच्चा है, एक रोटी खाता है, एक प्लेट सब्जी खाता है। दूसरा 1.5 रोटी खाता है और 1.5 प्लेट सब्जी खाता है। मम्मी घर में है, वो 3 रोटी खाती है, 2 प्लेट सब्जी खाती है। पिताजी हमारे मान लीजिए 5 रोटी खा लेते हैं और 2 प्लेट सब्जी खा लेते हैं। और मेहमान आया, वो हो सकता है 6 रोटी खा जाए और थोड़ी सब्जी और ज्यादा खा जाए। तो कहने का तात्पर्य देखिए, दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है। A B C D E, ये देखो ये कम है, ये ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है, इससे ये कम है। यानी तटस्थ वक्रों के मध्य दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकती है। ये दो वस्तु के संयोग पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि तटस्थ वक्र के मध्य दूरी बराबर होगी ही। तो ये चौथी विशेषता हुई। पांचवी देखिए, तटस्थ वक्र कभी भी किसी अक्ष को नहीं छूते हैं, स्पर्श नहीं करते। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको मानूं कि ये मेरा तटस्थ वक्र है और ये यहां टच हो गया IC1, तो यहां x वस्तु x1 हो जाएगी, y वस्तु 0 हो जाएगी। जबकि देखिए, या मेरा ये तटस्थ वक्र है और ये y अक्ष को छू गया, ये IC2 वक्र है और y वस्तु y1 हो जाती है, x वस्तु 0 हो जाती है। तो देखिए हमने क्या बोला कि तटस्थ वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के संयोग को बताते हैं। पर यहां जब यदि ये x अक्ष के टच करता है तो x वस्तु तो रह जाती OX1 और y वस्तु हो जाती 0, तो एक ही वस्तु रहती है। और एक ही वस्तु रहेगी तो तटस्थ वक्र नहीं हो सकता, क्योंकि तटस्थ वक्र की मूलभूत मान्यता यह है कि तटस्थ वक्र दो वस्तु के संयोग को बताता है। इसी प्रकार से यहां देखिए, x वस्तु 0 हो गई, y वस्तु हो गई OY1, तो यहां x वस्तु 0 हो जाएगी।
तो कहने का तात्पर्य है तटस्थ वक्र कभी भी किसी अक्ष को नहीं छुएंगे। अगर ये एक्स अक्ष को छूते हैं तो एक्स वस्तु रह जाती है, वाई वस्तु शून्य हो जाती है, या वाई अक्ष को छूते हैं तो वाई वस्तु रह जाती है, एक्स वस्तु शून्य हो जाती है। केवल दो में से एक ही वस्तु रह जाती है जो कि तटस्थ वक्र के मूलभूत मान्यता के विरुद्ध है, क्योंकि तटस्थ वक्र की मूलभूत मान्यता क्या है कि ये किसी भी अक्ष ये मिनिमम दो वस्तु के संयोग को बताते हैं। ये पांचवी विशेषता की हमने बात करी। छठी विशेषता देखिए, कुछ परिस्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल अलग होता है। कुछ परिस्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल अलग होता है। मैं छठी विशेषता लिखता हूं, तटस्थ वक्र वक्रों का ढाल कुछ परिस्थिति में अलग होता है। अलग होता है, लिख देता हूं अलग। देखो अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिस्थापन वस्तु है, अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो तटस्थ वक्र 45 पर होगा, 45 डिग्री पर गिरता हुआ होगा, टच नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए मान लीजिए चाय और कॉफी पूर्ण प्रतिस्थापन है। एक व्यक्ति को 5 कप चाहिए, अगर उसको 4 कप कॉफी दी गई है तो 1 कप चाय दे दीजिए, उसको 3 कप कॉफी दी गई है तो 2 कप चाय दे दीजिए, उसको 2 कप कॉफी दी गई है तो 3 कप चाय दे दीजिए, उसको 1 कप कॉफी दी गई है तो 4 कप चाय दे दीजिए, तो उसकी संतुष्टि बराबर होगी। तो यहां देखिए ऐसी स्थिति में एक यहाँ 1 है तो ये 4 दे दो, ये 2 है तो ये 3 दे दो, ये 3 है तो ये 2 दे दो, यानी संतुष्टि ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, यानी वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है। तो मतलब हर चाय की एक अतिरिक्त इकाई के लिए कॉफी की एक अतिरिक्त इकाई छोड़नी पड़ेगी। पूर्ण प्रतिस्थापन है तो व्यक्ति को 5 कप चाहिए दिन भर में, चाहे 4 कॉफी 1 चाय दे दो, चाहे 3 कॉफी 2 चाय दे दो, चाहे 2 कॉफी 1 चाय दे दो, और चाहे 1 कॉफी और 4 चाय दे दो। तो ऐसी स्थिति जब वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन होती है, व्यक्ति चाय के स्थान पर कॉफी, कॉफी के स्थान पर चाय ले सकता है। पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में तटस्थ वक्र का ढाल 45 डिग्री पर होगा। और अगर पूर्ण पूरक है, पूर्ण पूरक वस्तु है, तो देखिए ये एल आकार का होगा तटस्थ वक्र। ये देखो मान लो ये दाएं पैर का जूता है, ये बाएं पैर का जूता। व्यक्ति के पास दाएं पैर का एक जूता है, बाएं पैर का 2 हो, 4 हो, 6 हो, उसकी संतुष्टि नहीं होगी। तो देखिए यहां संतुष्टि समान रहेगी। मेरे पास लेफ्ट फुट का एक सैंडल है या एक जूता है और राइट के 4-5 भी हो तो संतुष्टि नहीं बढ़ेगी, या हमारे पास बाएं पैर का एक ही जूता है और दाएं पैर के ज्यादा भी हो तो संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। यानी वस्तुएं जब पूर्ण पूरक होती है तो तटस्थ वक्र का ढाल जो होगा वो 90 डिग्री पर समकोण की भांति होगा। तो यहां देखिए हमने इस वीडियो में तटस्थ वक्र की मुख्य रूप से 6 विशेषताओं की चर्चा की है। तटस्थ वक्र का प्रत्येक बिंदु दो वस्तु के संयोग को बताता है। फिर हमने इसका बोला कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तीसरी बात ये बताई कि तटस्थ वक्र में ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है। चौथी हमने बोला कि तटस्थ वक्रों को मध्य दूरी बराबर होना जरूरी नहीं है, दो तटस्थ वक्रों के मध्य दूरी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। पांचवी विशेषता हमने ये डिस्कस करी कि तटस्थ वक्र किसी भी अक्ष को नहीं छूते हैं। और छठी विशेषता हमने ये डिस्कस करी कि यदि वस्तु पूर्ण पूरक है तो तटस्थ वक्र 45 डिग्री पर गिरती हुई रेखा की भांति होगा, और अगर वस्तु पूर्ण पूरक है प्रतिस्थापन में तो 45 डिग्री पर होगा, और अगर वस्तु पूर्ण पूरक है तो ये 90 डिग्री पर होगा। पूर्ण पूरक वस्तु में हमने ऐसा लिया, दाएं पैर का जूता है, बाएं पैर का जूता है, जो एक के स्थान एक लोगे तो आपको दूसरा लेना ही लेना है। तो ऐसी 6 विशेषताओं की हमने चर्चा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और तटस्थ वक्र की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मैं समझता हूं ये वीडियो आपको उपयोगी लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखकर सीखेंगे कि तटस्थ वक्र की क्या विशेषताएं हैं। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इससे फायदा होगा। धन्यवाद।